स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और इसके अलावा हम पढ़ेंगे हाइजीन्स प्रिंसिपल। हाइजीन्स प्रिंसिपल तो इससे पहले कि हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करें हम हाइजीन प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। हाइजीन प्रिंसिपल के मुताबिक हम ये देखेंगे कि लाइट जो है, लाइट वेव्स जो होती हैं वो स्पेस में वेव फ्रंट्स की शक्ल में ट्रेवल करती हैं। तो इस प्रिंसिपल की जो हाइजीन ने दिया था सबसे पहले, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि all points in space on a wave front serve as separate source of light in the form of secondary spherical wave fronts of secondary spherical wave fronts and after time t, the new position of the wavefront will be tangent to the secondary wavelength. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हाइजीन ने सबसे पहले ये बताया था कि अगर कोई सोर्स है लाइट की, तो जो रोशनी है या रेज है लाइट की, वो चारों तरफ उससे निकलती हैं और फैल जाती हैं। और इसको आप बहुत अच्छी तरह विजुलाइज कर सकते हैं इस प्रोसेस को। अगर आप एक बल्ब को देखें, किसी एलईडी की लाइट ऑब्जर्व करें, इवन आप किसी कैंडल की लाइट ऑब्जर्व करें तो आपको, या किसी लैंप की लाइट आप ऑब्जर्व करें, तो अगर ये आपके पास लैंप है, सोर्स है लाइट की, तो उससे चारों तरफ जो है ना लाइट के स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जो है ना वो फैलेंगे। अब अगर मैं इसका ये बेसिकली स्फेरिकल लाइट जो है वो चारों तरफ स्फेरिकल फॉर्म में फैल रही है, ठीक है, एंड इट इज मूविंग अवे फ्रॉम इट्स सोर्स। तो अगर मैं इसको किसी एक डायरेक्शन में ऑब्जर्व करूं, जैसे ऑब्जर्वर इस साइड पर खड़ा है, ऑब्जर्वर ओ इस साइड पर खड़ा है, तो उसको ये पूरा वेव फ्रंट, पूरा स्फीयर नजर नहीं आएगा, उसको सिर्फ एक छोटा सा वेव फ्रंट नजर आएगा। उसका जो हिस्सा है एक वेव फ्रंट नजर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइजीन ने कहा था कि लाइट जो है वो वेव फ्रंट्स की शक्ल में अपनी सोर्स से दूर, अवे यानी मूव करती है, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, यानी मैं और आप इधर खड़े, एक साइड पर खड़े होकर इसको देख रहे हैं, तो हमें सिर्फ उसका स्फीयर का वही हिस्सा नजर आएगा जिसे हम स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे। अब होगा ये कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक, दो और तीन आपको स्फीयर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इट मींस के अगर ये मैं पहला देखूं तो ये पहला वेवलेट सोर्स के बिल्कुल करीब से इमर्ज हुआ है, और इस वेवलेट के इस जो वेव फ्रंट है, ये जो पूरा वेव फ्रंट है, इसका हर पॉइंट जो है वो अगले वेव फ्रंट की सोर्स है। तो अब होगा ये कि ये जो बड़ा वेव फ्रंट है, बड़ा जो वेव फ्रंट है हमें पोजीशन 2 के ऊपर जो नजर आ रहा है, ये वेव फ्रंट कैसे बना है? ये 1 से बना है, ये सोर्स से नहीं बना, ये किससे बना है? 1 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये जो छोटे छोटे, इसमें हर पॉइंट जो था वो एक सोर्स था, और उससे छोटे 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 स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलते गए,
वेवलेट निकलते गए, वेवलेट निकलते गए, और जब हमने उन वेवलेट्स के को ऐसे करके लाइन एक ड्रॉ की जिसे टेंजेंट हम कहेंगे, तो हमें एक बड़ा सा वेव फ्रंट मिल गया। और दरमियान में डेफिनेटली 1 से 2 तक पहुंचते पहुंचते कुछ टाइम भी लगा होगा, यानी कि डेल्टा टी टाइम में इसने ट्रेवल किया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली देखूं, तो कोई भी एक जो वेव फ्रंट जैसे मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, तो ये जो वेव फ्रंट है, इसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट फॉल्ट कर दूं, तो ये मेरी एक प्लेन वेव है। यानी कि ये जो टेंजेंट है ना, जो मैंने इसके साथ फॉल किया है, मैं इस वेव फ्रंट को इस टेंजेंट की शक्ल में भी सिर्फ देख सकती हूँ। तो ये जो आगे, ये जो पीछे है, ये मेरा ये वेव फ्रंट है, और इस वेव फ्रंट के जो लाइन टच करके जा रही है, ये टेंजेंट है। और टेंजेंट के ऊपर ये वेव फ्रंट चूंकि वाकया है, तो टेंजेंट का हर पॉइंट जो है वो अगले वेव फ्रंट की सोर्स है, यानी कि सेकेंडली वेवलेट्स बनेंगे इससे। और ये सेकेंडली वेवलेट्स जो हैं, ये ट्रेवल करते करते जब न्यू पोजीशन पे पहुंचेंगे आफ्टर टाइम टी, न्यू पोजीशन पे जब पहुंचेंगे, तो वहां पर नया वेव फ्रंट बन जाएगा। यानी कि ये सेकेंड वेव फ्रंट बन गया। किससे बना? इन वेवलेट्स से। ये छोटे छोटे जो हैं, ये वेवलेट्स हैं। ठीक है, और ये जो था, ये वेव फ्रंट नंबर 2 है पोजीशन 2 के ऊपर, और ये वेव फ्रंट नंबर 1 है जो कि पोजीशन 1 पर था। वेव फ्रंट 1, ठीक है, और मुमकिन है कि ये सोर्स से निकला हो, लेकिन वेव फ्रंट 2 जो है, ये सोर्स से ओरिजिनेट नहीं हुआ, ये सेकेंडरी वेवलेट से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये बात बताई थी हाइजीन ने। ठीक है, तो अब अगर उसको हम डायग्रामेटिकली देखें, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस उसने पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, वो होता है, आपको पता है, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो चूंकि ये लाइट है, तो इसकी होगी जो वेलोसिटी है वो सी के बराबर होगी, और टी होगा डेल्टा टी। तो इट मींस कि इसने जो डिस्टेंस यहाँ पर पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो सी डेल्टा टी के बराबर है। तो इस बात को हम स्टेटमेंट की शक्ल में इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि all points on a wave front act as a या serve as a separate source of light, independent source of light। यानी वो जो तमाम एक वेव फ्रंट्स के ऊपर तमाम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ही होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्फेरिकल वेव फ्रंट। यानी कि ये सोर्स ऑफ लाइट जो होती है, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये आगे फर्दर सेकेंडरी वेवलेट्स को ये आगे प्रमोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिस शुड बी वेवलेट्स, यस। तो वेवलेट छोटे छोटे जो हैं, वो वेव फ्रंट्स जो हैं, उनको वेवलेट कहा जा रहा है। आफ्टर टाइम टी द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, यानी कि जो बड़ा वेव फ्रंट है, विल बी टेंजेंट टू द सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी कि सेकेंडरी वेवलेट्स के आप के एक एक पॉइंट को मिलाते जाएं, तो एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी। टेंजेंट लाइन पे आपको दूसरा वेव फ्रंट नजर आएगा, या अगला वेव फ्रंट नजर आएगा, बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने यह पहली फिगर में, यानी कि फिगर 1 में आपको दिखाया है। ये फिगर 1 में आप देख सकते हैं कि स्फेरिकल वेवलेट्स बन रहे हैं, वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। और उनमें से अगर मैं ऑब्जर्वर एक साइड पर खड़ा हुआ है किसी एक साइड पर, तो उसे उसको जो है वो वेव फ्रंट नजर आएंगे, हालांकि ये स्फीयर्स हैं, चारों तरफ फैल रही हैं। तो पहला जो वेव फ्रंट है, उसके ऊपर तमाम पॉइंट्स अगले वेव फ्रंट की सोर्स हैं बेसिकली, लेकिन करेंगे क्या कि सेकेंडरी वेवलेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, और उन सेकेंडरी वेवलेट्स के साथ जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी, वहां पर अगला वेव फ्रंट हमें नजर आएगा। और इस प्रोसेस के अंदर, यानी न्यू पोजीशन अचीव करते हुए, वो टाइम डेल्टा टी में ये ट्रेवल करेगी लाइट। ठीक है, और जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, वो सी डेल्टा टी के बराबर होगी। तो ये है हाइजीन प्रिंसिपल, जो ये बताता है कि लाइट अपनी सोर्स से निकलकर बेसिकली स्फेरिकली चारों तरफ फैलती है। ठीक है, और पहला स्फीयर जो है वो सोर्स से ओरिजिनेट होता है, और उससे आगे जो स्फीयर्स होते हैं, वो सोर्स की बजाय उस पहले स्फीयर से ओरिजिनेट होते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स की शक्ल में, और हर पॉइंट जो वेवलेट के ऊपर होता है, वो सोर्स ऑफ लाइट होता है। तो ये हो गया हाइजीन प्रिंसिपल। इसी तरह से अब आपको पता है कि
रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन, उसमें लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपनी पोजीशन और स्पीड, अपनी वो पोजीशन भी बदल लेती है, ठीक है, और वो अपनी स्पीड भी बदल लेती है। इसके अलावा वो अपनी वेवलेंथ भी बदल लेती है, यानी कि अगर ये मीडियम 1 है तो मीडियम 1 के अंदर उसकी वेवलेंथ होगी λ1, उसकी स्पीड होगी v1, और डायरेक्शन जैसे कि मैंने आपको दिखाया वो मे बी θ1 हो टू द बाउंड्री, ठीक है, ऑफ द मीडियम। और जब वो ट्रेवल करेगी जब वो दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो उस वक्त वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो θ2 से रिप्रेजेंट हो जाएगी, जो कि उसने बाउंड्री के साथ या बल्कि नॉर्मल के साथ बनाया, यस, ऐसे, नॉट विद द बाउंड्री बट विद द नॉर्मल, ठीक है। बाउंड्री के साथ भी हम इसको देख सकते हैं, जैसा कि अभी हम जब प्रूफ करेंगे इसके लॉस का तो आप देखेंगे कि वहां पे कोई नॉर्मल नहीं होगा, बल्कि बाउंड्री के साथ बनने वाला एंगल हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर इसकी जो वेवलेंथ है वो λ2 हो गई और इसकी जो स्पीड है वो v2 हो गई, ठीक है। इस फिनोमेना को, यानी कि लाइट का एक में एंटर होने, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होते वक्त अपनी स्पीड बदलना और अपनी जो बेंड कर जाना, ठीक है, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से, इस अमल को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसके मुतालिक दो लॉज हैं जो कि रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। पहला तो जो इसकी डेफिनेशन है वही कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम from one medium to the other, it changes its speed and direction. It changes its speed, wavelength and direction, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड लॉ है वो हमें बताता है, दैट इज नोन एज स्नेल्स लॉ, एक्चुअली स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ हमें ये बताता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस over sine of angle of refraction is equal to the, ये रेशियो है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is equal to the ratio of the refractive index of first medium to the second medium. N is the refractive index. ठीक है, ये स्नेल्स लॉ है और इसको हम इस तरीके से मेंशन करते होते हैं, बल्कि ये है, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर लें इन रेशियोज की तो साइन n1 साइन θ1 इक्वल टू n2 साइन θ2, दिस इज स्नेल्स लॉ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है, इसके दो तीन मीनिंग होते हैं। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको पता है कि वैक्यूम में सबसे तेज रफ्तार होती है लाइट और उसकी स्पीड c होती है, यानी कि c जो है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड को कहते हैं, ठीक है। तो जब वो किसी मीडियम में एंटर होती है, फॉर एग्जांपल एयर हो गई या इवन वाटर हो गया या ग्लास हो गया या कोई भी और मीडियम हो गया, तो वहां पर उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है क्योंकि मीडियम डेंसर होता है, ठीक है, तो उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। तो उस स्पीड को अगर हम v कहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये, इसको हम स्पीड्स की जो लाइट की वैक्यूम में और किसी दूसरे मीडियम में जो है वो स्पीड की रेशो को हम कहते हैं, ठीक है। तो ये c जो है ये स्पीड इन वैक्यूम है और v जो है ये स्पीड इन सर्टेन मीडियम, यानी कोई भी मीडियम हो सकता है। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अब हम मैथमेटिकली पहले लॉ को पहले देखते हैं और पहले लॉ का जो है ना प्रूफ हम देखते हैं, ठीक है, कि हम किस तरह इस बात को साबित कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हम इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे
ठीक है, डायग्रामेटिकली हम ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट जो है ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो एंटर हो रही है। तो ये बाउंड्री मैंने मीडियम की बनाई है, ये मीडियम 1 है और ये है मीडियम, इसके ये जो बाउंड्री है इसकी दूसरी तरफ मीडियम 2 है। हम ये बिल्कुल भी नहीं इस वक्त कंसिडर कर रहे कि लाइटर से डेंसर मीडियम में हुई है या डेंसर से लाइटर मीडियम में हुई है। ये हम बिल्कुल भी इस वक्त कंसिडर नहीं कर रहे, बस हम ये देख रहे हैं कि दो डिफरेंट मीडियम्स हैं और एक मीडियम से लाइट दूसरी मीडियम में एंटर हो रही है। ठीक है, तो उसमें हम लाइट की बिल्कुल हम जिस तरह से अभी हमने टेंजेंट ड्रॉ किए थे तो उसी तरह से अम, हम लाइट को रे की सूरत में पहले ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सपोज ये रेज ऑफ लाइट आ रही हैं। ठीक है, रेज ऑफ लाइट आ रही हैं और ये जाकर अंदर बेंड हो गई हैं। ठीक है, जैसे ही ये मीडियम के अंदर एंटर हुई हैं तो ये बेंड हो गई हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे ये रेज ऑफ लाइट हैं, इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे हम ये प्लेन हम इस पे पेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड। तो अब ये ऐसे रही होगी जैसे ये पहली रे है ना, जिस ये वाली रे, इसको मैं रे 1 कह देती हूँ। तो ये रे 1 जो है ना ये ऐसे आ रही होगी, यानी ये मैंने किस तरह ड्रॉ की है, इस तरह, यानी कि एक पूरी वेवलेंथ ये ट्रेवल कर रही है इन ये जो मैंने इंटरवल बनाए हैं ना इसके ऊपर ऐसे करके। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जब और इसी तरह से ये अंदर जब एंटर हुई है तो इसने अपनी डायरेक्शन बदल ली है और स्पीड भी यकीनन बदल ली है रूल के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के मुताबिक। ठीक है, तो अब ये इधर भी आई होगी इसी तरह से, इधर भी ये ऐसे ही आई होगी। ठीक है, ये मैंने इंटरवल लिए हैं जो कह लें आपके डिफरेंट पॉइंट्स उसके ऊपर प्लॉट किए हैं और दो पॉइंट्स के दरमियान एक पूरी वेवलेंथ ट्रेवल करती है, यानी कि जो डिस्टेंस वो लाइट ट्रेवल करती है वो सिंगल वेवलेंथ के बराबर है। तो सपोज इसने अ, इस इन दो पॉइंट्स के दरमियान लैम्डा 1 के बराबर फासला तय किया है। ठीक है, उसके बाद ये एंटर हो गई है अगले मीडियम में। ठीक है, और यहाँ पर भी इसने इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो ये दरमियान में जो है ये मीडियम की बाउंड्री है ये वाली। तो हम ऐसा करते हैं कि ये पॉइंट इसके ऊपर और इधर से हम ये और ये चार पॉइंट्स हम हाईलाइट कर लेते हैं और देखते हैं कि इन पॉइंट्स के दरमियान क्या हुआ। ठीक है, पहली बात तो ये कि जो लाइट जब आ रही है मीडियम 1 में तो उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा 1। ठीक है, और वेवलेंथ इसकी है लैम्डा 1, इसकी स्पीड है v1 और इसने टाइम इंटरवल डेल्टा टी में ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान ट्रेवल किया है। जब ये मीडियम की बाउंड्री क्रॉस कर गई है तो ये रिफ्रैक्ट हो गई है और वहां पर इसकी वेवलेंथ हो गई लैम्डा 2, स्पीड हो गई v2 और टाइम इंटरवल सेम रहेगा। तो अब यहाँ पर जो इसमें बेसिकली जो सीक्रेट है वो ये है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो एक यानी कि जो फासला उसने तय करना होता है वो एक ही इंटरवल में वो तय करती है, यानी एक ही टाइम इंटरवल में तय करती है। ठीक है, तो अब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। सपोज हमारे पास ये जो पॉइंट है इसको हमने एच कह दिया, यानी कि एच पॉइंट से पास किया उसने। ठीक है, इसी तरह से उसने ई पॉइंट से पास किया है। ठीक है, और वो सी, जी और सी पॉइंट्स यहां से जब वो गुजरी है तो अब सॉरी दिस पॉइंट इज सी पॉइंट। ठीक है, और ये जो हमें वेव फ्रंट लेना चाहिए, ये जो वेव फ्रंट हमें लेना चाहिए जब ये सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो हमें ऐसे लेना चाहिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, पैरेलल, पहले वाली एच ई की जो प्लेन है उसके पैरेलल लेना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हमारा जी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। तो अब वो ए से सी के दरमियान जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो लैम्डा 1 उसकी वेवलेंथ के बराबर है और टाइम इंटरवल डेल्टा टी। इसी तरह से एच से जी के दरमियान इसके बिल्कुल अपोजिट वाली हम एक पोजीशन ले लेते हैं मीडियम 2 में।
हम फर्ज करते हैं कि एच से जी के दरमियान जब वो गुजरी है उस वक्त इसकी जो डिस्टेंस थी वो λ2 थी और उसने जो टाइम इंटरवल इक्वल इंटरवल में उसने ट्रेवल किया। हालांकि एक में वो तेज रफ्तार थी, एक में वो स्लो थी, लेकिन उसने अपनी वेवलेंथ इस तरह एडजस्ट की कि वो सेम टाइम में ये फासला तय करे। ठीक है, तो यहाँ पर उसने उसकी जो वेवलेंथ थी और स्पीड थी ये तो बदल गई, लेकिन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसने डेल्टा टी टाइम में ट्रेवल करना है, यानी सेम टाइम में वो ट्रेवल करती है। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको ये मिसाल इस तरह से समझाऊंगी कि जिस तरह से एक शख्स स्लो जा रहा है और एक शख्स जो है वो फास्ट है, और दोनों ने दोनों ने सेम फासला तय करना है। ठीक है, तो अब अपनी स्पीड को वो दोनों इस तरह एडजस्ट करेंगे, अगर उनको ये कहा जाए कि आपने वहां तक सेम टाइम में दोनों ने पहुंचना है, तो वो अपनी स्पीड को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि वो दोनों सेम टाइम में उस पॉइंट पर पहुंचे। तो लाइट, क्योंकि लाइट जो होती है ना वो अपनी फ्रीक्वेंसी को सेम रखती है, लेकिन अपनी वेवलेंथ को इस तरह एडजस्ट करती है कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर होती है तो वो सेम डिस्टेंस यानी कि सेम टाइम में ट्रेवल करती है, यानी उसकी स्पीड यानी कि वो अपनी वेवलेंथ को एडजस्ट करके इस चीज को कंजर्व करती है, अपनी स्पीड भी कम ज्यादा कर लेती है। और ऐसा वो इसलिए करती है कि नेचर के मुताबिक उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहे। अगर ब्लू कलर है तो ब्लू कलर ही मीडियम में एंटर होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ब्लू कलर ही रहेगा, ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर ही रहेगा, यानी वो अपनी फ्रीक्वेंसी को प्रिजर्व करती है, और कलर इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी से हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगर ब्लू कलर है तो इट विल बी, जो भी फ्रीक्वेंसी होती है ब्लू की वो वही रहेगा। ठीक है, इट विल नॉट अल्टर इट्स फ्रीक्वेंसी, बट उसको कांस्टेंट रखने के लिए वो अपनी बाकी चीजों को तब्दील कर लेती है, यानी अपनी रफ्तार को और अपनी वेवलेंथ को वो एडजस्ट कर लेती है ताकि वो अपनी फ्रीक्वेंसी को कंजर्व रख सके। फ्रीक्वेंसी इज द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई कि ये कौन सी ईएम रेडिएशन है बेसिकली। तो ये लाइट है, तो लाइट के तो 7 कलर्स होते हैं ना, तो ये 7 में से कोई भी कलर हो सकता है, तो हर कलर की फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट होती है। तो वेवलेंथ वो चेंज कर सकती है लेकिन फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी वो उसी सूरत में प्रिजर्व कर सकती है अगर वो दो पॉइंट्स के दरमियान फासला एक टाइम पे तय करे, लेकिन अब वो कैसे करेगी, वो अपनी वेवलेंथ को एडजस्ट करेगी और अपनी स्पीड को एडजस्ट करेगी। इन दो पैरामीटर्स को ट्यून करते हुए वो अपनी फ्रीक्वेंसी को कंजर्व करेगी और सेम टाइम में सेम फासला तय करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए हैं। ठीक है ना, एक नीचे आपको नजर आ रहा है और एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो आपको ऊपर नजर आ रहा है। ऐसे जब हमने इनको मार्क किया है तो ये इस तरह से, ये देखें। ठीक है, एक ट्राइंगल है HEC, यानी एक हमारा ऊपर वाला जो ट्राइंगल है वो H या EC या CE आप कह सकते हैं, और जो नीचे वाला ये अपर ट्राइंगल है। ठीक है, और जो लोअर है वो है HGC। ठीक है, तो ये लोअर है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में जो ये जो बाउंड्री है, दैट बाउंड्री इज एक्टिंग एज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इन ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं वो मीडियम के साथ उसके एंगल हैं, उनको हम बेसिकली इक्विवेलेंट ले सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। ठीक है, तो अब अगर मैंने साइन थीटा 1 लेना है, अगर मैंने साइन थीटा 1 लेना है तो साइन थीटा 1, और ये जो इसका परपेंडिकुलर है ये डेफिनेटली इसकी वेवलेंथ के बराबर है, क्योंकि इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वेवलेंथ के बराबर है, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट्स वहां बनाए हैं जहां दो पॉइंट्स जो है ना वो वेवलेंथ के इक्वल उनके दरमियान इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो E से C तक पॉइंट है ये वेवलेंथ के बराबर है λ1 के, और ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का वो भी है, प्रिपेंडिकुलर भी है। ठीक है, ये इसकी बेस है, ये इसकी बेस है, और कॉरस्पॉन्डिंगली ये इसका प्रिपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इट मींस के λ1 वुड बी इक्वल टू प्रिपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि लैम्डा साइन थीटा 1 वुड बी इक्वल टू λ1 ओवर HC, यानी ये जो बाउंड्री है पूरी HC लाइन सेगमेंट HC।
इसी तरह से साइन थीटा 2 वुड बी इक्वल टू लैम्डा 2 ओवर एच सी। अगर आप गौर करें तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो लैम्डा 2 के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज वही कॉमन है दोनों में, एच सी लाइन सेगमेंट। तो साइन थीटा 2 जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज उसकी रेशो होती है। तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल आइडेंटिफाई किए हैं और उन्हें उनमें से हमने साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 को आइडेंटिफाई कर लिया। इनका इस्तेमाल हम अभी नेक्स्ट स्टेज पे करेंगे, लेकिन ये मैंने यहाँ पर आपको ये समझा दिया है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें तो ये बिटवीन पॉइंट्स E and C, between points E and C in medium 1 लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यानी कि उसकी जो स्पीड है v1, दैट इज s ओवर t, और वो है लैम्डा 1 ओवर t। और t जो है वो हम उसको डेल्टा t भी कह सकते हैं, या हम उसको t भी कह सकते हैं। ठीक है, टाइम इंटरवल है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारी, या हम उसको टाइम t1 भी कह सकते हैं और बाद में इनको बराबर कह सकते हैं, जैसे t1। तो t1 हमारा जो है वो डेल्टा t के बराबर है और t2 भी डेल्टा t के बराबर है, यानी ये बराबर है आपस में। लेकिन हमने इस वक्त इसको इस तरीके से लिख लिया है। इसी तरह से मीडियम 2 के अंदर ये मीडियम 1 थी, तो इन बिटवीन पॉइंट्स हमने यहाँ पर पॉइंट्स लेबल किए हुए हैं। बिटवीन पॉइंट्स H and G इन मीडियम 2, यही हमारी जो स्पीड है वो v2 बन जाएगी। ठीक है, v2 और डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लैम्डा 2 के बराबर, और t1 इक्वल टू लैम्डा 2 ओवर डेल्टा t। ठीक है, या लैम्डा 2 ओवर t जो भी है। ठीक है, इसको हमने 2 कह दिया। ठीक है, अब ये आपस में T1 T2 तो बराबर हैं, तो अब हम अगर 1 और 2 को T की फॉर्म में लिखें तो डेल्टा T फ्रॉम 1 डेल्टा T वुड बी इक्वल टू लैम्डा 1 ओवर V1, एंड फ्रॉम 2 डेल्टा T वुड बी इक्वल टू लैम्डा 2 ओवर V2। तो अब आप देखेंगे ये दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली रेशियोज आपस में बराबर हैं। और इसको फर्दर अगर हम रीअरेंज करें तो हम वेवलेंथ को एक तरफ ले आते हैं और हम वेलोसिटीज को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो जो उनकी वेवलेंथ की रेशियो होगी वही उनकी स्पीड की रेशियो होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होते हुए। तो ये बेसिकली हमें फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, और वो अपनी रेशियो को इसलिए मेंटेन करती हैं, अपनी स्पीड और अपनी वेवलेंथ को इसलिए वो मेंटेन अपनी वो एडजस्ट करती हैं ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी कंजर्व रहे, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज कंजर्व्ड। तो जो भी कोई ईएम रेडिएशन होती है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, ये तो हम लाइट की बात कर रहे हैं ना, तो वो बेंड कर जाती है थोड़ी सी, यानी कि वो अपनी ना सिर्फ डायरेक्शन बदल लेती है, अपनी अपनी वेवलेंथ भी बदल लेती है और अपनी स्पीड भी बदल लेती है, लेकिन अपनी फ्रीक्वेंसी वही रखती है। फॉर एग्जांपल, अगर वो मेरी कोई वीडियो डाटा लेके जा रही है, अगर कोई ईएम वेव है, तो वो अगर किसी मीडियम के अंदर एंटर होगी तो वो इंफॉर्मेशन तो वही रहेगी ना, यानी फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी ना। तो इसका मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी को कंजर्व करने के लिए ऐसा करती है। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को हम आमतौर पे फ्रीक्वेंसी से रिकग्नाइज करते हैं। इसी तरह लाइट के 7 कलर्स को हम उनकी फ्रीक्वेंसी से रिकग्नाइज करते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर कोई भी रंग की लाइट है वो पानी में एंटर हो तो वो कभी उसने अपना रंग बदला है? हमेशा वही रहता है। इट मीन्स कि उसकी फ्रीक्वेंसी कंजर्व रहती है। ठीक है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी को कंजर्व करने के लिए उसको पापड़ बेलने पड़ते हैं, आप कह सकते हैं। मीन्स कि उसको अपनी वेवलेंथ और स्पीड या रफ्तार को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि वो हर दो सक्सेसिव पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको सेम टाइम इंटरवल में वो जब तक कवर नहीं करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर पासिंग
पर सेकंड थ्रू अ सर्टेन पॉइंट, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये तब ही होगा जब वो उस पॉइंट पे सेम टाइम पे गुजरेगी। ठीक है, तो इसलिए वो अपनी तीन चीजों को चेंज कर लेती है रिफ्रैक्शन में, उस अपनी वेवलेंथ को, अपनी स्पीड को और अपनी डायरेक्शन को। ठीक है, अब हम सेकंड लॉ देखते हैं। इसी डायग्राम को, ये जो हमने ये जो फिगर बनाई है ऊपर, इसी को सामने रखते हुए मैंने सेकंड लॉ यानी कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्रैक्शन, सॉरी, जिसको हम स्नेल्स लॉ कह रहे हैं, स्नेल्स लॉ को भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, n1 ये स्टेटमेंट होती है स्नेल्स लॉ की, n1 साइन थीटा 1 n2 साइन थीटा 2। ठीक है, यानी रेशो जो होती हैं ये आपस में बराबर होती हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो है वो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अभी मैंने आपको डायग्राम से बताया था, जो अभी यहाँ पर हमने फिगर बनाई, उससे मैंने बताया था कि साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 1 वाज इक्वल टू लैम्डा 1 ओवर एच सी। और अभी फिगर में हमने ये ऊपर मैंने मेंशन किया है, और साइन थीटा 2 जो था वो लैम्डा 2 ओवर एच सी था। ठीक है, तो अगर हम इनकी इनकी रेशोज ले लें, चूंकि ये आपस में बराबर हैं, साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 2, ये भी रिफ्लेक्शन होता है साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 2, तो ये आपस में बराबर हैं। तो इट मीन्स कि अगर हम इनको इक्वेट कर दें, लैम्डा 1 इक्वल टू ओवर एच सी इक्वल टू लैम्डा 2 ओवर ओवर एच सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? HC will be cancelled out on both sides and we will have lambda 1 over lambda 2, जो कि डेफिनेटली V1 over V2 के बराबर है, अभी हमने प्रूफ किया है। ठीक है, तो इट मीन्स के दिस इज व्हाट वी कैन प्रूव। ठीक है, तो ये और ये साइमल्टेनियसली इसको भी हम रेशो की शक्ल में लिख सकते हैं, साइन थीटा 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2, चूंकि ये बराबर है आपस में, लेकिन इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना। तो ये अल्टीमेटली ये सारी आपस में इक्वल हैं। ठीक है, और अब अगर हम V1 और V2, ये जो पहली दो हैं हमारे पास ये रिलेशन, इनको हम पिक कर लेते हैं, यानी कि साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2, हम सिर्फ ये वाली, हम किसी भी दो को आपस में इक्वेट कर सकते हैं ना, ये तीन है, हम इनमें से किसी भी दो को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो हम अगर इसको इक्वेट कर लें, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ऊपर मैंने आपको भी मेंशन की है कि वो C ओवर V होती है। तो अगर मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 हो और वो C ओवर V1 के बराबर हो, और मीडियम 2 का N2 हो और वो C ओवर V2 के बराबर हो, तो हम इस इक्वेशन से V1 को C ओवर N1 लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन से हम V2 को C ओवर N2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं इनकी ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है, ये वाली इक्वेशन, सपोज आई कॉल इट 1, तो मैं इसमें ये दोनों वैल्यूज डाल देती हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2 वुड बी इक्वल टू C ओवर N1 ओवर C ओवर N2। तो ये उलट जाएंगी आपस में, ये C से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा N2 ओवर N1। तो इट मीन्स कि अब हमें क्या मिला, हमें ये रेशोज आपस में मिल गई, साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2 इक्वल टू N2 ओवर N1। और इसका मतलब ये हुआ कि हम स्नेल्स लॉ को प्रूव करने में कामयाब हो गए, यानी N1 साइन थीटा 1 इक्वल टू N2 साइन थीटा 2। तो ये है स्नेल्स लॉ, यानी ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हैं जिन्हें हम इस तरह प्रूव कर सकते हैं।